हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड चैप्टर वर्ब पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको प्रोनाउन तक बता दिया है, हमने आपको नाउन बता दिया क्या होता है, प्रोनाउन बता दिया है, उसके बारे में बता दिया है क्या होता है, और आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे वर्ब क्या है और इसके कितने भाग होते हैं। कुल मिलाकर आज के इस लेक्चर में हम आपको वर्ब के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं वर्ब है क्या। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया क्या है? किसी भी सेंटेंस में जिसके माध्यम से कार्य को संचालित किया जाए, जिसके माध्यम से कार्य हो, वही हमारी क्या है? क्रिया है। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्रिया है क्या। क्रिया मीन्स, डिफिनेशन क्या है इसकी? डिफिनेशन, दिस वन डिफिनेशन। अब क्रिया क्या है, पहले हम इसको इंग्लिश में जान लेते हैं, अंग्रेजी में जान लेते हैं कि क्रिया क्या है, और फिर हम इसको आपको बता देते हैं हिंदी में क्रिया क्या है। क्रिया क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन ऑफ डूअर, और वी कैन से दैट a verb is a word that modifies the action of a subject, noun और pronoun। तो कुल मिलाकर क्या हो गया कि डेफिनेशन जो हमारी कह रही है वो क्या हो जाता है? A verb is a word that denotes an action of doer, this one। अब ये क्या है? A verb is a word that denotes an action of doer, means एक ऐसा शब्द जो वाक्य में काम करने वाले के उस कार्य के बारे में बता रहा है जो वो कर रहा है, जो किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी कर्ता के द्वारा काम किया जा रहा है, जो काम वो कर रहा है, वही क्या है? हमारा वर्ब है, क्रिया। अब देख लेते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब मीन्स क्रिया के भेद, क्रिया के भाग। क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? तो कुल मिलाकर के क्रिया के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? चलिए देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया जान गए क्रिया क्या है, और इसके बाद जान लेते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब मीन्स क्रिया के भाग। तो क्रिया के कितने भाग होते हैं? क्रिया के आई टोल्ड यू अबाउट इट दैट वी हैव 4 काइंड्स ऑफ वर्ब, in which the first one is called transitive verb, second is called intransitive verb, third which is linking verb, and the last one is called auxiliary verb। चलिए अब देखते हैं कि काइंड्स ऑफ वर्ब मीन्स क्रिया के भेद, क्रिया के भाग। क्रिया को कितने भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है? 4 भागों में। ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स वो क्रिया जो बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ प्रकट ना कर पाए, या जो बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ प्रकट करने में सक्षम ना हो, वही क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है।
या ऐसे भी कह सकते हैं कि वो क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, या वो क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट हो, उसी को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अंग्रेजी में अ वर्ब is a word or a verb in which we find an object that is called transitive verb। तो अब सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी हो गई? अ वर्ब इन विच वी फाइंड एन ऑब्जेक्ट, मीन्स जिसमें एक ऑब्जेक्ट होगा, वही हमारी कौन सी वर्ब हो जाती है? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं कि अब ट्रांजिटिव वर्ब है क्या। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, कैसे पता चलेगा? आपको बता दिया गया कि जब क्रिया का ऑब्जेक्ट होगा, कोई क्रिया, कोई सेंटेंस हमारे पास ऐसा है जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ साथ उसका एक ऑब्जेक्ट दिया गया हो, वही हो जाएगी कौन सी वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ही रीड्स अ बुक। अब देखिए यहां पर क्या है, ये हमारी वर्ब है, यही वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाता है कि ये कैसे कहें कि ये ऑब्जेक्ट है। तो आपको कल भी हमने अपने पिछले लेक्चर में जब आपको ये बताया था कि क्रिया से अगर हम व्हाट या whom का क्वेश्चन करें, अगर वर्ब से व्हाट या whom का क्वेश्चन करें और इसका रिस्पॉन्स हमें कोई मिले, कुछ इसका रिस्पॉन्स आए, तो जो रिस्पॉन्स आएगा, जो हमें इसका जवाब मिलेगा, उसी को हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पर कहा गया ही रीड्स, वो पढ़ता है। अब यहाँ पर हम ही रीड्स व्हाट का क्वेश्चन कर लें, अगर वो पढ़ता है, वो क्या पढ़ता है, तो वो क्या पढ़ता है और वो क्या पढ़ता है, मतलब वो एक बुक पढ़ता है और बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए जब इस क्रिया का एक ऑब्जेक्ट हो गया तो ये क्रिया कौन सी हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, जिसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब मीन्स अ वर्ब दैट इज यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, मीन्स वो क्रिया जिसका प्रयोग बिना ऑब्जेक्ट के हो, या ऐसी क्रिया जो बिना ऑब्जेक्ट के भी अपना सेंस, अपना भाव प्रकट कर सके, उसी को हम कह देते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब का और साथ में दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में डिफरेंस क्या होता है। अब यहां पर देखिए ट्रांजिटिव का एक एग्जाम्पल आपके सामने है, ही रीड्स अ बुक। चूंकि इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस वर्ब को हम कह दिए कि ये कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अभी अब देख लेते हैं कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे कह दिया जाए सी स्लीप्स, सी स्लीप्स, यहां पर फुल स्टॉप हो गया। छोटा सा एग्जाम्पल है सी स्लीप्स। अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। इतना तक तो सबको क्लियर हो गया कि जैसे इसमें ये सब्जेक्ट था वैसे इसमें ये सब्जेक्ट है, जिस तरह से वो ये वर्ब है और वैसे ही ये भी क्या है? वर्ब है। लेकिन इसमें यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो कब मिला? जब इससे क्वेश्चन किया गया था, किसका? व्हाट का। अब सेम क्वेश्चन हम इस वर्ब से कर लेते हैं, व्हाट। सी व्हाट स्लीप, as here we find that he what reads, what he reads, वो क्या पढ़ता है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स मिला था, यहाँ पर रिप्लाई मिला था हमें, क्या पढ़ता है? एक किताब पढ़ता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम वही क्वेश्चन कर लें, what she sleeps,
वह क्या सोती है। इट मीन्स हियर वी डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इसका मतलब कि अगर वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन किया गया और कोई भी जवाब नहीं मिला तो निश्चित रूप से उस क्रिया का यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं होगा और फिर भी वो अपना सेंस क्लियर करेगी, सेंटेंस का कंप्लीट सेंस होगा, तो वह कौन सी वर्ब हो जाएगी उस सेंटेंस की? वो हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। अब चलिए दो हो गए। पहला हो गया आपको बता दिया गया ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, और दूसरा बता दिया गया कौन सा? इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब अगर वन वर्ड कहें, ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट, इनट्रांजिटिव वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है हमारा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब मीन्स अगर हिंदी में कहें, जैसे इसकी हिंदी, ट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी हो गई हमारी क्या? ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स आपको बता दिया गया सकर्मक क्रिया, ये इसकी हिंदी हो गई सकर्मक क्रिया। दूसरा आपको बताया गया इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब मतलब कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। ये दूसरा हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। सेम एज लिंकिंग वर्ब को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? संयोजक क्रिया। ये है लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। अब सकर्मक आपको बताया गया क्या हो गया कि जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, जिस क्रिया का क्या होगा? ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होगा, वो सकर्मक है। जो बिना कर्म बिना ऑब्जेक्ट के अपना सेंस क्लियर करेगी वो अकर्मक क्रिया अर्थात इनट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए तीसरे के बारे में जान लेते हैं, संयोजक क्रिया क्या है। संयोजक अर्थात लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब है क्या? आपने सुना होगा इज, एम, आर, पढ़ा होगा इज, एम, आर, वाज, वर। तो इज, एम, आर, वाज, वर ये जो हमारी क्रिया है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो क्रियाएं हैं इज, एम, आर, वाज, वर, ETC, ये जो हमारी क्रियाएं हैं, जब ये अपने साथ किसी मेन वर्ब को ले करके आए या जब इनके साथ कोई मुख्य क्रिया आई हो, जब इनके साथ किसी मुख्य क्रिया का प्रयोग किया गया हो, तो ये क्रियाएं हो जाती हैं हेल्पिंग वर्ब। तब इनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। कब हेल्पिंग वर्ब होंगी? जब इन क्रियाओं के साथ हमें क्या मिल जाए? मेन वर्ब मिल जाए। इन क्रियाओं के साथ मेन वर्ब के होने पर इन क्रियाओं को क्या कह देते हैं? हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं। लेकिन जब यही क्रियाएं इज, एम, आर, वाज, वर, जब ये क्रियाएं बिना मेन वर्ब के आए, और बिना मेन वर्ब के कैसे आएंगी? कुछ ना कुछ तो अपने साथ इनको ले आना ही होगा। मीन्स जब इन क्रियाओं के साथ मुख्य क्रिया ना आई हो, मेन वर्ब ना आई हो, बल्कि सेंटेंस के कॉम्प्लीशन के लिए इनके साथ कॉम्प्लीमेंट का यूज किया गया हो। जब इन क्रियाओं के साथ कॉम्प्लीमेंट का यूज किया गया हो, और कॉम्प्लीमेंट क्यों यूज किया गया? ताकि सेंटेंस का कंप्लीट सेंस निकले। तो इन क्रियाओं के साथ कॉम्प्लीमेंट के यूज होने के बाद इन क्रियाओं को हम कौन सी क्रिया कह देते हैं? लिंकिंग वर्ब कह देते हैं। या यही क्रियाएं तब क्या कहलाती हैं? लिंकिंग वर्ब। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लिंकिंग वर्ब। एक लिंकिंग वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब मीन्स वो क्रिया या क्रिया इज, एम, आर, वाज, वर, इन क्रियाओं के साथ जब मेन वर्ब ना आकर के कोई कॉम्प्लीमेंट आए। अब
से वो सेंटेंस के सेंस को क्लियर करने के लिए किसी कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया गया हो तो इन क्रियाओं को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे या क्या कॉम्प्लीमेंट है और कब मेन वर्ब नहीं आती है। किसके साथ? इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ कब मेन वर्ब नहीं आती है और कब ये लिंकिंग वर्ब हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए कह दिया जाए, सपोज आप अपने आप को ले लो, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं, यहां पर ये हमारा हो गया सब्जेक्ट यू। आपको बताया क्या गया कि इज, एम, आर, जैसे कि यहां पर आया क्या है आर। इज, एम, आर मीन्स ये जब अपने साथ मेन वर्ब ना ले आए, यहां पर देखिए कोई भी मुख्य क्रिया नहीं है, अर्थात इनके साथ मेन वर्ब नहीं आया। और जब मेन वर्ब नहीं आया तो आया क्या है? इस पूरे सेंटेंस को अगर इतना ही लिख देते यू आर, तो सेंटेंस का सेंस, इसका भाव पूरी तरह से ना निकलता। उसी भाव के लिए या उसके अर्थ को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक वर्ड जोड़ा गया, वो क्या है? अ स्टूडेंट। और इसी अ स्टूडेंट को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अर्थात जब इसके साथ कॉम्प्लीमेंट आ जाए और मेन वर्ब ना आई हो तो ये क्या हो जाएगी? लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। अर्थात इस समय यहाँ पर आई हुई ये क्रिया आर कौन सी क्रिया है? लिंकिंग वर्ब, अर्थात संयोजक क्रिया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सी इज अ गुड सिंगर, सी इज अ गुड सिंगर। अब यहां पर भी देख लीजिए आप, तो सी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज क्या है? यही हमारी वर्ब है। इज वर्ब है, लेकिन इस वर्ब के बाद इस पूरे के पूरे सेंटेंस में कहीं मेन वर्ब नहीं आई। और मेन वर्ब नहीं आई है, आया क्या? अ गुड सिंगर। और अ गुड सिंगर क्यों आया यहाँ पर? इस सेंटेंस को एक कंप्लीट सेंस देने के लिए, इसका एक कंप्लीट अर्थ प्रकट करने के लिए, इस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए। और जो कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाए वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। और जब इन क्रियाओं के साथ बिना मेन वर्ब के क्या यूज में आ जाए, क्या इनके साथ आए? कॉम्प्लीमेंट आए, तो इन्हें क्या कह देते हैं? लिंकिंग वर्ब कह देते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तीन हमने आपको बता दिए। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है आपको यहाँ पर समझा दिया गया। इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या है इसके बारे में भी आपको बता दिए। लिंकिंग वर्ब क्या है ये भी बता दिया गया। देख लेते हैं फोर्थ, कौन सी? ऑक्सिलरी वर्ब। आपको बताया गया ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स, ऑक्सिलरी वर्ब को हम सहायक क्रिया भी कहते हैं, या ऑक्सिलरी वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। तो अब ये पता चल गया कि अगर ऑक्सिलरी की मीनिंग हमको नहीं पता थी, या अगर हम ये नहीं जानते थे कि ऑक्सिलरी कौन सी वर्ब है, तो ये पता चल गया कि ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का मतलब तो पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। चलिए देख लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब, अब ऑक्सिलरी वर्ब को हम और क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ये तो अब ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, अगर हिंदी की बात करें तो इसको हिंदी में कह सकते हैं सहायक क्रिया। मीन्स जो सेंटेंसेज के साथ लगती हैं उनको क्या कह देते हैं? सहायक क्रिया। अभी जब हमने आपको लिंकिंग बताया था तो बताया था क्या कि इनका यूज सहायक क्रिया के रूप में भी होता है। और ये सहायक क्रिया कब होंगी? जब इनके साथ कोई मेन वर्ब आएगी। चलिए देखते हैं
ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब को जनरली दो भागों में डिवाइड किया गया है। हमारी ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ये अलोन, अकेले है, ये इसमें कोई डिवीजन नहीं। इंट्रांजिटिव अकेले है, इसका भी कोई डिवीजन नहीं, बस करना क्या है, ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव। लिंकिंग क्या है, बिना मेन वर्ब के आती है, और बिना मेन वर्ब के आएगी तो किसके साथ आएगी, कॉम्प्लीमेंट के साथ आएगी, तो लिंकिंग। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी की, और ऑक्सिलरी वर्ब ये है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या हो गया, सहायक क्रिया, जिसको जनरली दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं हम प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक हमारा कौन सा हो जाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, और दूसरे को कह देते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। देखिए, पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा कौन, सेकेंड ऑक्सिलरी। दिस वन इज द सेकेंड। अब देखिए, जो अभी ऑक्सिलरी आपको यहां पर बताई गई या हेल्पिंग वर्ब बताई गई, नंबर ऑफ ऑक्सिलरीज वी हैव टोटल 24। इनकी जो संख्या है हमारे पास वो कुल कितनी होती है, 24 होती है। इन 24 को दो भागों में, अब अगर इसके दो भाग हैं तो निश्चित रूप से दो भागों में डिवाइड करेंगे 24 को, एक है प्राइमरी और दूसरी क्या है, मॉडल। तो जिसमें 24 को डिवाइड कर दिया गया प्राइमरी और मॉडल में, और प्राइमरी के हिस्से में आई 11 और मॉडल के हिस्से में कितनी क्रियाएं हो गई, 13। मीन्स प्राइमरी हमारे पास जो ऑक्सिलरी है उसमें कुल हमें 11 क्रियाएं मिलती हैं, और मॉडल ऑक्सिलरी में हमारे पास कुल 13 क्रियाएं, और वी हैव 13 वर्ब्स इन मॉडल ऑक्सिलरी। अब चलिए पहले प्राइमरी को देख लेते हैं, फिर मॉडल देख लेते हैं। प्राइमरी क्या है, कौन कौन सी क्रियाएं प्राइमरी में आती हैं, इसको जान लेते हैं, और फिर देख लेंगे मॉडल में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं। तो चलिए बेटा प्राइमरी देखते हैं। प्राइमरी में हमारे पास कुल कितनी वर्ब्स हैं, 11 है, 11 क्रियाएं हैं कुल किसमें, प्राइमरी में, जिनको 3 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, पहला है हमारा बी, दूसरा है हैव, और तीसरा है डू। प्राइमरी वर्ब्स को इन 3 वर्ब्स के अंतर्गत ही रखा गया है। 11 क्रियाएं हैं, 11 को रखा कितने में गया, 3 में। तो 11 को 3 में रखा गया, जिनमें पहली वर्ब हमारी है बी वर्ब, और बी वर्ब में हमारे पास 5 क्रियाएं आती हैं। कौन कौन सी, इज, एम, आर, वाज और वर। ये जो 5 क्रियाएं हैं हमारी, इसे हम कहते हैं वर्ब बी, या इसे कहते हैं बी वर्ब। दूसरा हैव, हैव में हमारे पास कुल मिलाकर कितनी क्रियाएं होती हैं, 3। कौन कौन सी, हैज, हैव और कौन, हैड। ये 3 क्रियाएं कौन सी हो गई, ये वर्ब हैव के अंतर्गत आती हैं, इन्हें वर्ब हैव में रखा गया है। देखिए कुल 5 ये हो गई और 3 ये, तो 5 3 8 हो गई। अभी बची कितनी हमारे पास हैं, 3 और। तो 3 और किस में आती हैं, डू में, और वो कौन कौन सी हैं, डू, डज और डिड। ये जो 3 क्रियाएं हैं ये कौन सी हैं हमारी, डू वर्ब के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं हैं, डू, डज और कौन, डिड। ये तो अब देख लेते हैं। प्राइमरी में आपको बताया गया कुल 11 क्रियाएं, इन 11 को, इन 11 को 3 भागों में डिवाइड किया गया, बी, हैव, डू। बी में हमारे पास 5 क्रियाएं आती हैं, या बी में 5 क्रियाएं होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर।
हैव में हमारे पास कुल मिलाकर कितनी क्रियाएं होती हैं? 3 क्रियाएं होती हैं, हैज, हैव, हैड। और उसी तरह से डू में भी 3 क्रियाएं होती हैं, डू, डज और डिड। ठीक, अब ये हो गई प्राइमरी। बात कर लेते हैं मॉडल की, कि मॉडल में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। अब इनको, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी की वर्ब्स हैं, तो निश्चित रूप से जब इनका यूज होगा तो इनमें क्या होगा? मेन वर्ब आएगा। जैसे अभी आपको बताया गया था कि ये क्रियाएं कौन सी क्रियाओं का काम करती हैं? लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। ये लिंकिंग वर्ब भी होती हैं, कब होती हैं? जब इनके साथ मेन वर्ब नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा तो लिंकिंग वर्ब होंगी। लेकिन अगर इनके साथ वही मेन वर्ब आ गया तब ये हो जाएंगी प्राइमरी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कब ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर की बात कर रहा है, डू, डज, डिड की बात कर रहा है। फिलहाल अगर इसको हमने लिंकिंग में पढ़ा है तो इसको देख लेते हैं किसमें? प्राइमरी या हेल्पिंग में। इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर हमको पता है किसकी वर्ब्स हैं। इनका यूज कहाँ पर करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं, या फिर कहाँ पर करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में करते हैं। वैसे ही वाज, वर का यूज कहाँ होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, या फिर पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में। तो चाहे हम एग्जाम्पल ले लें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, और चाहे पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का। तो मान लीजिए जैसे कह दिया गया, जो अभी वर्क चल रहा है, व्हाट आई एम टीचिंग यू, दिस वन इज द एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, टीचिंग यू, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए यहां पर एम आया, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है। यहां पर एम है और एम के साथ साथ एक और वर्ब जुड़ी हुई है, टीच, आईएनजी के साथ। तो ये मेन वर्ब है, और जब इसके साथ मेन वर्ब जुड़ गया देन दिस इज प्राइमरी और हेल्पिंग वर्ब, दिस इज ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। अगर यही मेन वर्ब ना होती, यहां कोई कॉम्प्लीमेंट होता, तो ये कौन सी क्रिया हो जाती? तब इसे हम कह देते तीसरी, अर्थात लिंकिंग वर्ब। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी? लास्ट की, अंतिम की, और वो कौन सी है? मॉडल ऑक्सिलरी। आपको बताया गया कि जो हमारी ऑक्सिलरी है, जिसे जो टोटल हमारे पास 24 होती है, उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें प्राइमरी में हमारे पास कुल 11 वर्ब्स थी। तो मॉडल में कुल कितनी वर्ब्स हमारे पास अभी बची हुई हैं? These are the remaining verbs which we find in model auxiliary. How many? 13. This one. Which are the 13 remaining verbs which we find in model auxiliaries? In which the first one, shall, second, will, third, can, fourth, may. shall, will, can, may, 4 ये हो गई, और चारों का पास्ट फॉर्म भी जो होता है, should, would, could, might, should, would, could, might। अब देखिए 4 + 4 = 8। नाउ हाउ मेनी वर्ब्स आर रिमेन्ड? 5। और वो कौन कौन सी हो जाती हैं? मस्ट, मस्ट और ought और डेयर और नीड। एक और बची है 4, 4 and 4 = 12. Now one more that is last is called used to. अब देखिए ये जो वर्ब्स हैं इसी को हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। शैल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट, डेयर, नीड और यूज्ड टू।
इनमें से कुछ से तो हम परिचित होंगे या कुछ को अच्छे से जानते हैं कि इनका यूज कहाँ पर होता है। जैसे शैल का कहाँ पर होता है, मे बी हो सकता है आप जानते हो, और नहीं भी जानते होंगे तो जब इसका रूल आपको बताया जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं और मॉडल का यूज़ कहाँ पर करते हैं, और कैसे फाइंड आउट करना है, क्वेश्चंस हमें किस तरह से मिलेंगे, ये सारी चीज़ें ऐसे ही देख लेते हैं। अब शैल, विल, कैन में शुड, वुड, कुड और माइट, मस्ट, ऑट, डेयर, नीड और यूज्ड टू। तो ये टोटल हो गई क्या हमारी वर्ब। एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन ऑफ डूअर। 4 इसके पार्ट हो गए, 4 काइंड्स, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी को 2 भागों में डिवाइड किया गया, प्राइमरी, मॉडल। प्राइमरी में 11 क्रियाएं हमारे पास होती हैं और जबकि मॉडल में 13 मीन्स 13 क्रियाएं होती हैं, और वो 13 आपके स्क्रीन, आपके बोर्ड पर दिखाई दे रही हैं, जिनमें शैल, विल, कैन में शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट, डेयर, नीड और यूज्ड टू, ये सारी क्रियाएं कौन सी हो गई? मॉडल हो गई। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अभी कोई सेंटेंस आपके पास लिख दिया जाए और कह दिया जाए कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को केवल आपको इंट्रोड्यूस करना है, रिकॉग्नाइज करना है, तो वो आप कैसे पहचानोगे? जब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो आप पहचान पाओगे और इजीली उसमें जान जाओगे कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूछा गया और वो कहाँ पर है। सपोज करिए अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है, कैसे, लाइक दिस, हियर वी हैव अ सेंटेंस और हियर वी हैव अ क्वेश्चन सेंटेंस, अ सेंटेंस इन विच वी फाइंड अ क्वेश्चन। द police caught a thief. दिस वन, द पुलिस कॉट अ थीफ। अभी हम आज पढ़ क्या रहे हैं? वर्ब। तो अगर आपसे कह दिया जाए फाइंड आउट वेयर इज द वर्ब इन द सेंटेंस, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी नो व्हाट इज वर्ब, देन इजीली वी कैन फाइंड आउट वेयर इज दैट वर्ब। तो यहां पर देख लेते हैं। अब इसको अलग अलग अगर डिवाइड करें तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यही हमारी वर्ब है, और ये हमारा जो बच गया ये क्या है? ये है हमारा ऑब्जेक्ट, या इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, सेंटेंस दे दिया गया होगा और क्या कहेगा कि इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानिए या इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए कि कौन सी है, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या नाम है। तो जैसे इस पूरे सेंटेंस में हमारे पास अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। एक ये भी अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आए और ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये तीनों के तीनों जो भी हैं इनको हमने पढ़ लिया है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर पुलिस है तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट हुआ? नाउन। यहाँ पर थीफ है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन पार्ट हुआ? नाउन। और बीच में जो है यही क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है? वर्ब है, जो अभी अभी हमने आज सीखा है। तो देख लीजिए इस तरह से हमको क्वेश्चन मिलते हैं। सेंटेंस दे दिया गया होगा और उसमें पूछ लेगा कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसका क्या करिए? आप नाम लिखिए, उसको बताइए, उसको पहचानिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले दिन इसी टाइम पर अपने नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।